और आज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक अध्याय 1 का 6वां भाग। इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ, ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग देखे होंगे तो मेरे 2 सवालों का जवाब देना। पहला सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कमेंट में जवाब देना। दूसरा सवाल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक क्या होता है? ठीक है, आज हम लोग देखते हैं निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति होता क्या है? सबसे पहले हम लोग लेते हैं दो बिंदु ए और बी। दो बिंदु है और बिंदु ए पर रख देते हैं प्लस क्यू, बिंदु बी पर रख देते हैं माइनस क्यू। तो बिंदु ए और बी ये कहलाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो प्लस की माइनस के आवेशों से मिलकर बना होता है। और अगले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसकी लंबाई होता है आपका 2L। ओ से लेकर ए एल, ओ से लेकर बी होता है एल, यानी कुल लंबाई इसका होता है 2L। इसके मध्य बिंदु ओ से r दूरी पर एक ले लेते हैं बिंदु P, और इसी P पर हमें तीव्रता याद करना है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी होती है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक स्थित होता है, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिख दिया हूं मैं, ऐसा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक स्थित होता है, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इस चित्र के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है, यहाँ लिख भी दिया, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसकी लंबाई 2L होता है, इसके आघूर्ण P होता है, इसके मध्य यह प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबवत एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता याद करना है। जितना कमेंट है सब यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। यहाँ लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E1 बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP स्क्वायर, AP स्क्वायर, ये सूत्र है हमारा। ए से लेकर P के बीच की दूरी, और ए और P का हमें वैल्यू पता नहीं है, वह रखना भी नहीं है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाओ माइनस क्यू आवेश जो कि बिंदु बी पर है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इतना ही तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP स्क्वायर। माइनस क्यू बी पर है तो इसके कारण जो है तीव्रता देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता पड़ेगा वो इस प्रकार पड़ेगा, ये है आपका E1, और माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता पड़ेगा इधर पड़ेगा E2। तो E1 और E2 के बीच में हम लेते हैं परिणामी तीव्रता, यह है परिणामी तीव्रता E। इनको आपस में ये ऐसा मिलाते हैं तो एक यहाँ कोण बनेगा थीटा, यहाँ भी कोण बनेगा, और हमें एक चतुर्भुज मिल गया। ठीक है, उससे पहले E1 और E2 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। E1 और E2 के बारे में एक थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट कर सकते हैं? ये E1 बिंदु A के द्वारा डाला गया तीव्रता है, और ये E2, सॉरी ये E है, E2 बिंदु B के द्वारा डाला गया तीव्रता है। तो बिंदु P A और B से समान दूरी पर है, अतः हम कह सकते हैं दोनों तीव्रता भी आपस में बराबर होगा। ये A के द्वारा डाला गया तीव्रता है, ये B के द्वारा डाला गया तीव्रता है, और दोनों की दूरी बिंदु P से समान दूरी पर है। हम कहेंगे E1 और E2 आपस में बराबर होगा। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बिंदु P बिंदु A व B से
समान दूरी पर है, अतः E1 बराबर होगा E2 का। अब हम लोग परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। तो देखते हैं परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता यहाँ लिखते हैं, परिणामी तीव्रता E बराबर समांतर चतुर्भुज के नियम से। 11वीं में आप लोगों ने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा। तो E बराबर सूत्र होता है E2E1 cos थीटा। तो ये सूत्र कहाँ से आया? तो ये सूत्र आया है समांतर चतुर्भुज के नियम से। चित्र में देख सकते हो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज के नियम से आ गया। अब यहाँ पर E1 का मान रखते हैं। ये E1 का मान है, समीकरण 1 से मान रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे E बराबर 2, E1 का वैल्यू कितना है? तो 1/4πε0 और Q/AP² cos थीटा। AP² और cos थीटा के मान निकालने के लिए हम लोग चित्र में एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज है POA। तो त्रिभुज POA में, इस त्रिभुज में POA में इसको हम लोग लेते हैं cos थीटा, और इसे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हल कर लेते हैं। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। ये तो L है और ये आपका R है। तो कर्ण है उसमें AP का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या है? लंब का वर्ग। लंब का नाम है OP का वर्ग, आधार का वर्ग OA का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। यहाँ मानों को रख देते हैं O से लेकर P। तो O से लेकर P है आपका R², O से लेकर A तो है आपका L स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिए। ये AP² का मान हमें चाहिए था यहाँ रखने के लिए, मिल गया। ठीक है, अब cos थीटा का मान निकालते हैं। AP² को पक्षांतर कर दो तो AP बराबर रूट के अंदर R² प्लस L²। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हम आपका आधार है, आधार का नाम है वहाँ OA और कर्ण का नाम है AP। ये आपका कर्ण है AP। तो OA का वैल्यू रखते हैं, AP का वैल्यू रखते हैं। तो cos थीटा बराबर OA मतलब L है, AP मतलब AP का मान है रूट के अंदर R² प्लस L²। तो यहाँ से हमें मिला AP² का मान, यहाँ से मिला cos थीटा का मान। तो AP² और cos थीटा के मान को यहाँ अलग अलग स्थानों पर रखते हैं। तो हमारे पास E बराबर यहाँ पर है 2 बटा, यह आपका 2 है, 2/4πε0। साथ में Q है तो Q, नीचे में है आपका AP। तो AP के स्थान पर रखने वाले हैं, AP² के स्थान पर रखने वाले हैं R² प्लस L²। और cos थीटा है, यहाँ देख सकते हो cos थीटा के स्थान पर रखेंगे L बटा रूट के अंदर R² प्लस L²। इतना को हल करते हैं। ये आपका 2 है, इन तीनों का गुणनफल जानते हो होता है आपका P। तो 1/4πε0, इन तीनों के गुणनफल को हम लोग P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यहाँ पर क्या है? तो R² प्लस L², और यहाँ पर है R² प्लस L², और इसका घात है 1/2। ये जो रूट है, इस रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, और इसका घात कुछ नहीं है, मतलब इसका घात है 1। आधार समान है, स्वाभाविक है ये घात आपस में जुड़ेगा। तो E बराबर लिखेंगे 1/4πε0, ऊपर में है आपका P, और इन घातों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे R² प्लस L²। इस एक को 1/2 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 3/2। ये ऐसा, एक को 1/2 के साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे 2 + 1/2, यानी आ गया 3/2।
ठीक है, तो ये है इसके लिए आंसर। तीव्रता किससे नापते हैं बताया हूं, न्यूटन प्रति कूलाम से, न्यूटन प्रति कूलाम से। ये यहां तक। इसके आगे भाग है, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा होता है तो अगले पार्ट में, अगले वीडियो में बताया था एल का मान छोटा होगा आर से, ये एल की लंबाई कम होता चला जाएगा, किंतु आर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा होता है तो एल के वैल्यू लगभग नगण्य हो जाता है। तो एल के वैल्यू यहाँ हम लोग शून्य मान लेते हैं, तो ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर के घात 2 पूरे घात 3/2। तो ये 2 और 2 कटेगा, तो अंत में हमारा आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बटा आर के घात 3। ये है निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। यहाँ इन तीनों के गुणनफल 1 होता है, तो सूत्र आप लोग जानते होंगे, P बराबर होता है Q गुणा 2L। इस सूत्र से हमने आंसर यहाँ रखा है, ये 2L है और ये Q है, तो इनका गुणनफल होता है P। लिया, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट क्या करो, और हो सके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सीधा आपके पास आएगा। कितना हो सके मेरे तरफ से आप लोगों को भरपूर मदद किया जाएगा। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ना समझ में आया तो कमेंट क्या करो, पूछा करो। ओके, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करो।